नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था इटली का एकीकरण। अगर आप लोगों ने वो सब नहीं देखा है तो आप लोग एक बार इटली का एकीकरण जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि आधे रीजन्स वही हैं, जो रीजन्स वहाँ पर थे वही यहाँ पर सिमिलर हैं चीज़ें। और जब वो समझ में आ जाएगा तो इस ये भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज हम देखिए जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे तो कई सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिस्कस करेंगे, जो हमने इटली के एकीकरण में भी डिस्कस की हैं। एक माइंड मैप बन जाएगा, तो आप लोग वो वाली क्लास भी जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पर हम लोगों ने कैसे इटली कई टुकड़ों में विभाजित था, कई अलग अलग राजा जो थे वहाँ पर विरोध कर रहे थे इटली के एकीकरण का, और ऑस्ट्रिया भी हस्तक्षेप कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो इटली के एकीकरण में भी सेम बाधाएं, ऐसे ही जर्मनी के एकीकरण में भी सेम बाधा रहेगी। और फिर वहाँ पर काबूल ने कैसे पीडमोंट और सार्डिनिया की सहायता से कैसे इटली का एकीकरण किया, और साउथ में गैरीवाल्डी एक्टिव हुआ, और फिर रोम से सेना हटाई गई, फ्रांस से सेना जब हटी तब रोम पर भी वहाँ का एकीकरण इस टाइप से किया गया था। तो आप लोग जाकर उसको जरूर देखिए कि कैसे एकीकरण की शुरुआत हुई और कैसे उसको संपन्न किया गया। आज हम लोग देखते हैं जर्मनी का एकीकरण। अब देखिए जर्मनी के एकीकरण में सबसे पहले देखते हैं पृष्ठभूमि यहाँ की क्या है। तो अभी जर्मनी भी का भी वही हाल है जो कि इटली का था। ये अभी कई टुकड़ों में बटा हुआ है, और यहाँ पर हस्तक्षेप किसका चलेगा? सीधी सी बात है, आप खुद ही बता सकते हो। जहाँ पर वो हस्तक्षेप चल रहा था ऑस्ट्रिया का वहाँ पर, क्योंकि जब वियना कांग्रेस हुई थी 1815 में, तो वियना कांग्रेस जब को ही फ्रांस की ही शक्ति उसने कम नहीं की, उसने जर्मनी, इटली और जो भी आसपास के एरिया थे, पोलैंड वगैरह भी, वहाँ की सबकी उसने शक्ति कम कर दी थी। मैटरनिक एक बहुत ही दूरदर्शी सोच का इंसान था, और उसने कैसे चीज़ों को कंट्रोल किया वो सब चीज़ें हम लोग उसी को देख रहे हैं। उसी का ये एक वो रहा है जर्मनी का एकीकरण, और इटली का एकीकरण भी। तो चलिए जर्मनी के एकीकरण में पृष्ठभूमि क्या है कि देखिए, ये अभी ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर कई चीज़ें दिखाते हैं कि ये उत्तर, मध्य और दक्षिण क्षेत्र में बटा हुआ है जर्मनी। उत्तर में भी कई क्षेत्र हैं, मध्य में भी हैं और दक्षिण में भी हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? उत्तर में प्रशा, सेक्शनी, हनोवर और फ्रैंकफर्ट। तो देखिए मैप में भी हम लोग हाल के हाल देखते जाएंगे उस समय, क्योंकि उसी समय का ये मैप है। आज का जो मैप देखते हैं हम लोग, वो आज का मैप इस टाइप का दिखता है, लेकिन उस समय का जो मैप है वो ये है। ठीक है, ये मैप इसलिए लिया है कि उस समय की चीज़ें जो है आसानी से दिख जाएं और समझ में आ जाए। तो देखिए नॉर्थ कैसे बटा हुआ है, ये जो ईस्ट प्रशिया ये, और वेस्ट वेस्ट प्रशिया ये भी, सेक्शनी और फ्रैंकफर्ट और हैनोवर, ये एरिया नॉर्थ में है। नॉर्थ जो जर्मनी है उस समय उसमें है। और मिडिल जो है कि मध्य में वो राइनलैंड वाला एरिया है। तो राइनलैंड वाला एरिया कौन सा है? ये जो राइन रिवर दिख रही है इसके आसपास वाला इलाका ये भी। और जब राइन संघ बना था तो तब से ये राइनलैंड वाला एरिया मध्य में अभी चल रहा है। तो ये मुख्यतः हम लोग ये वाला एरिया मान सकते हैं राइनलैंड। और साउथ में क्या है? साउथ में भी देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं। साउथ में वुटेनबर्ग, बवेरिया और प्लेटिनेट। और मध्य में राइनलैंड हम लोगों ने देख लिया। तो वुटेनबर्ग, बवेरिया और प्लेटिनेट कहाँ पर है? देखिए ये है प्लेटिनेट सबसे साउथ में, और ये है वुटेनबर्ग, और ये है ब्रेविया। ठीक है, तो तीनों पार्ट हम लोगों ने देख लिए, उत्तर, मध्य और दक्षिण पार्ट में कैसे जर्मनी अभी बटा हुआ है। अब आगे के इसके चीजें देखते हैं कि यहाँ पर पृष्ठभूमि तो देख लिया। बाधक तत्व यहाँ पर क्या है? देखिए बाधक तत्व सेम है, जो बाधक तत्व इटली के एकीकरण में थे वही जर्मनी के एकीकरण में है। इटली में भी ऑस्ट्रिया बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा था, जर्मनी में भी ऑस्ट्रिया बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है। और यहाँ पर भी इटली में भी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। वहाँ के जो शासक थे वो नहीं चाहते थे कि एकीकरण हो, क्योंकि एकीकरण के बाद हमेशा एक शासक बनता है, एक राजा बनता है, जो भी किंग है वही बनेगा। तो वही यहाँ पर भी है, छोटे छोटे राजा नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ जर्मनी का एकीकरण हो सके और एक किंग बन के आए और हमारी जो है हमारी सत्ता हाथ से निकल जाए। ठीक है, अब जब यहाँ पर ऑस्ट्रिया का जर्मनी में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होता है तो फिर यहाँ की जनता भड़केगी, सीधी सी बात है। और यहाँ से जो है एक मूल भावना आएगी कि ये सब चीज़ें गलत हैं। अब सहायक तत्व क्या रहे? तो देखिए सहायक तत्व में फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन का प्रभाव। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति उस समय हुई और नेपोलियन बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो उसने भी फ्रांस, जो अभी आज का प्रशा वाला इलाका है और जर्मनी का इलाका है, वो सब इलाके पर उसने अपना प्रभुत्व कायम किया था। वहां तक भी गया था वो, तो खैर रूस तक जार शासक था, वहां तक लड़ता रहा, वो जार शासक तक भी गया है। वहां से वो यही उसकी नीति रही थी कि सारे आसपास के कंट्री से उसने अपनी जो मतलब कह सकते हैं विदेश नीति वो खराब कर ली थी, और उसके बाद उसको बाहर जाना पड़ा था। ठीक है, तो फ्रांसीसी से कैसे सीखे? देखिए फ्रांसीसी क्रांति हुई और नेपोलियन जब प्रभाव में आया तो उसके बाद एक ऑस्टरलिस्ट का युद्ध हुआ। ऑस्टरलिस्ट के युद्ध में कौन कौन था? तो नेपोलियन और ऑस्ट्रिया थे इसमें दोनों। ठीक है, तो नेपोलियन और ऑस्ट्रिया थे, तो ऑस्ट्रिया इसमें हार गया, और उसके बाद हुई प्रेसबर्ग की संधि। तो प्रेसबर्ग की संधि में क्या हुआ
कि जर्मनी में रोमन सम्राट का जो है प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया, और इसको उसके बाद एक एक 39 राज्यों जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था उसको एक ही संघ बना दिया गया, और उसका नाम रख दिया गया राइन संघ, क्योंकि राइन रिवर के उस तरफ वाला एरिया था, तो इसको राइन संघ कहा गया नेपोलियन के द्वारा, राइन संघ नाम दिया गया और राइन संघ इसका नाम रख दिया गया। और फिर महाद्वीपीय सिद्धांत जब चल रहा था नेपोलियन का, हम लोगों ने जब औद्योगिक नीति देख रहे थे उसमें देख रहे थे कि राइन संघ वाला जो महाद्वीपीय सिद्धांत जब लागू किया, तो उसने जर्मनी में नेपोलियन ने जो आयात निर्यात हो रहा है उसमें हस्तक्षेप किया, तो वहाँ के लोग काफ़ी मतलब उससे प्रभावित हुए, बहुत सी चीज़ें मतलब उसमें देखा जाए तो नेगेटिव भी थी, पर एक चीज़ वहाँ के लोगों ने देख ली कि नेपोलियन ने पूरे 39 राज्यों का एक संघ बना दिया, ये पॉजिटिव चीज़ रही है वहाँ पर। तो ये एक पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या है, वियना कांग्रेस और जर्मनी का एकीकरण। देखिए वियना कांग्रेस में क्या था, वियना कांग्रेस जब हुई मेटरनिक के द्वारा ऑस्ट्रिया की राजधानी में, तो उसने सारे जो आसपास के एरिया थे उनकी शक्ति कम की, जैसे फ्रांस की भी, इटली की भी, और ये आज का जर्मनी मतलब प्रशा की भी उस समय के टाइम की, ठीक है। तो इन सब का उसने जो है कम की शक्ति, और राइन संघ को समाप्त कर दिया, ठीक, क्योंकि राइन संघ वो समझ गया था अगर ये संघ बना रहेगा तो बहुत बड़ा एरिया है और ये कहीं ना कहीं बाधक तत्व बन के आएगा, तो उसको तो बांटना ही था, क्योंकि नेपोलियन को तो बुरी तरीके से मतलब देखा जाए तो परास्त कर ही दिया था और बाहर हटा दिया था, तो राइन संघ को यहाँ पे समाप्त कर दिया। जब राइन संघ को समाप्त किया तो फिर से वही वाले राज्यों में बट गए जो अभी हम लोगों ने देखे हैं, है ना, ये नॉर्थ, मध्य और दक्षिण वाले एरिया में बट गया। अब देखते हैं कि 1830 और 1838 में फ्रांसीसी क्रांति के क्या प्रभाव रहे। तो जर्मन शासकों पर अपने यहाँ उदारवादी संविधान लागू करने का दबाव बना। कैसे बना, जब 1830 और 48 की क्रांति हुई, नेपोलियन ये नेपोलियन जाने के बाद जो नेपोलियन थर्ड आया उसके टाइम की बात है, तो वहां पर उदारवादी संविधान लागू हुआ फ्रांस में। तो फ्रांस में जब उदारवादी संविधान लागू हुआ तो यहाँ के जो जर्मन शासक थे उन पर भी एक दबाव आ रहा था कि भाई आप भी उदारवादी संविधान लागू करिए। तो उदारवादी संविधान तो ये लोग लागू करने का जब दबाव आया तो करना पड़ेगा, तो इन लोगों ने जब किया तो फिर वहां से दबाव आया ऑस्ट्रिया की तरफ से, और मैटरनिक ने इनका ये दबाव वाला कानून निरस्त कर दिया, ठीक है। तो वहां की जनता का ज्यादा विरोध हुआ और मैटरनिक वहां से निकला और इंग्लैंड चला गया, और फिर कुछ दिनों के बाद तैयारी के साथ फिर से आया और उसने यहाँ पर फिर एक सेना लेकर, बड़ी सेना लेकर ये उदारवादी संविधान को हटा दिया। तो इससे भी जनता यहाँ पर भड़केगी, ठीक है। चौथा पॉइंट देखते हैं कि औद्योगिक विकास और जोल बैरन की स्थापना। जोल बैरन जो एक था वो चुंगी संघ था एक, ठीक है, चुंगी संघ इधर बनाया गया था। तो राज्यों के मध्य जो आपस में बिना चुंगी करों का भुगतान हो रहा है, आयात निर्यात होगा, वो राज्यों में आपस में होगा, ठीक है, और माल का आयात निर्यात कितना भी कर सके। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, प्रशा कर रहा था, क्योंकि देखिए इस समय सबसे पावरफुल अगर कोई सा इन जितने भी स्टेट हैं, नॉर्थ के, मध्य के और साउथ के, इनमें सबसे पावरफुल अभी कौन है, प्रशा। देखिए प्रशा, क्योंकि प्रशा अपने आप में एक एरिया है, देखिए यहाँ से लेके ये सब सारा एरिया पूरा प्रशा का है ना, तो प्रशा सबसे बड़ा एरिया है और ये समुद्र की सीमा पर भी लगा है, तो ये अपना जो है आराम से व्यापार भी आगे बढ़ा सकता है। तो इसको ऑस्ट्रिया ये है, ऑस्ट्रिया से ज़्यादा मतलब सहानुभूति और सहयोग लेने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम खुद ही कर ले रहा है। तो ये वाला इलाका, तो ये था चौथा पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब हो गया, तो प्रशा अब नेतृत्व की आगे बढ़ सकता है, क्योंकि प्रशा के पास अब और भी चीजें आएंगी। देखिए क्या होता है फिर एकीकरण में कोयले और लोहे की भूमिका। कोयला और लोहा की भूमिका क्या रही, प्रशा वाला जो एरिया है वो समुद्र तल से तो हम लोगों ने देख ही लिया है कि ये लगा हुआ है, देखिए समुद्र से, है ना, ये समुद्र से लगा हुआ है प्रशा। अब इसी के पास कोयला और लोहा भी आया, तो कोयला और लोहा जब भी आएगा, जब हमने औद्योगिक क्रांति भी हम लोग पढ़ रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो उसमें देखा था तो कोयला और लोहा जब जैसे ही आया था, तो सबसे पहले कहा क्या हुआ था, लोहा ज्यादा मात्रा में आएगा तो रेल की पटरियां बिछाई जाएगी, तो प्रशा भी अब यहाँ पर रेल की पटरी बिछाएगा। हम लोग भी देख सकते हैं, जैसे हमारा जब हम लोग प्राचीन काल से ही देखते हैं, जब मगध साम्राज्य पढ़ते हैं हम लोग, तो वहाँ देखते हैं कि वो भी एक संपन्न राज्य था, और जैसे ही वहाँ पर लोहा ज़्यादा आता है तो उसकी संपन्नता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि युद्ध में भी ये काम आता है। और फिर उत्तरापथ पे होने के कारण भी वहाँ पे चुंगी कर का भी एक वो था सहयोग, तो मगध साम्राज्य भी ऐसे बना था। ऐसे ही प्रसा भी बढ़ रहा है, किसी बिना हस्तक्षेप के अपनी चीज़ों से ही वो अपना डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर आप लोग देखिए, आपने देखा होगा लोहा जहाँ भी आएगा ट्रेन सबसे ज़्यादा वहाँ पे चालू होगी और बिछाई जाएगी। तो अभी आप लोग जाओगे, जैसे कभी ग्वालियर वालियर गए होगे, तो आप देखोगे वहाँ पे भी
हर शहर को जोड़ने के लिए, मतलब छोटी छोटी कॉलोनियों को भी जोड़ने के लिए एक छोटी छोटी ट्रेन चलती है। अब तो शायद वो बंद हो गई है, आप लोग शायद मैं तो अब काफ़ी टाइम से नहीं गया हूँ वहाँ पर। जैसे पहले चलती थी, मतलब आज से 10 साल पहले एक ट्रेन चलती थी, जो सिंधिया वाला एरिया है, यही सिंधिया जो अभी उड्डयन मंत्री थे हमारे, और अभी कल भी उनने शपथ ली है, कुछ ना कुछ मंत्रालय तो उनको मिलेगा ही, कैबिनेट मंत्री हैं भाई। तो उनके इलाके की ही बात कर रहे हैं अभी, कि वहाँ पर एक छोटी ट्रेन चलाई जाती है। मतलब छोटी ट्रेन का मतलब ये नहीं कि वो एक डिब्बे की, डिब्बे लंबे रहते हैं उसमें, लेकिन उसका आकार छोटा होता है, पटरी भी सकरी होती है उसकी। वो ट्रेन हर कॉलोनी को जोड़ रही है। ऐसे ही इसी टाइप में प्रसा ने भी वहाँ पर एक ट्रेन बिछाई और वो हर सिटी को जोड़ रही थी। तो देखिए सीधी सी बात है कि जब सिटी आपस में जुड़ेगी तो लोगों का आवागमन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, रेलवे विस्तार इन्होंने किया, प्रमुख शहरों को जोड़ा, और भौगोलिक एकता और भावना बढ़ेगी। सीधी सी बात है, जब लोग भाई आगे पीछे जाएंगे, आना जाना जब ज़्यादा बढ़ेगा, शहर से दूसरे शहर में जाएंगे, व्यापार एक शहर से दूसरे शहर में होगा, तो सीधी सी बात है कि भौगोलिक एकता भी, हम लोग भी यहाँ से अगर मान लीजिए नॉर्थ इंडिया वाले हैं तो एक ही भाषा होती है, एक ही टाइप के लोग होते हैं, आपस में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर दिखना स्टार्ट हुई, कोयला और लोहे की ये भूमिका रही। फिर आगे क्या रहा, स्याही और कागज की भूमिका। तो देखिए स्याही और कागज का मतलब सीधा यहाँ पर ये है कि यहाँ जो चिंतक हैं वो सामने निकल के आए, हीगल, इमैनुअल कांट और हम्बोल्ट। तो हीगल के जो विचार थे कि एकता, भौगोलिक एकता को ये ज़्यादा बढ़ावा देता था, उससे ही बिस्मार्क प्रभावित था। तो कहीं ना कहीं इसका भी कई लोग ऐसे, बिस्मार्क जैसे कई लोग वहाँ पर निकल के सामने आए, तो वो भी ये कह सकते हैं कि इसी का था। ठीक है, अब देखते हैं कि बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण, रक्त और लोहे की नीति। देखिए रक्त और लोहे की नीति का मतलब इसका ये है, सीधी सी बात है, बिस्मार्क समझ गया था कि ऑस्ट्रिया पावरफुल है, यहाँ पर अगर ऑस्ट्रिया को डायरेक्ट नहीं हराया जा सकता है, और मतलब ऐसे नहीं जीता सकता है कि हम अपना व्यापार व्यापार बढ़ा लें और वो मान जाएगा और हम कहेंगे कि आप जो है हमारा जर्मनी खाली कर दीजिए, जर्मनी का एकीकरण हम लोग कर रहे हैं, और वो चला जाएगा। ऐसा नहीं था, वो समझ चुका था कि अब यहाँ पर युद्ध की नीति चालू होगी, क्योंकि अगर मैं मतलब प्रशा की तरफ से लड़ूंगा तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया को जरूर बुरा लगेगा, और ऑस्ट्रिया उसका विरोध कर भी रहा है, और वो जो वहाँ के शासक हैं उनको अपने हाथ में लिए हुए है, उनके थ्रू भी वो युद्ध की नीति को बढ़ावा देता रहता था हमेशा। तो यहाँ पर बिस्मार्क ने भी अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था कि जब भी होगा जर्मनी का एकीकरण तब भी होगा जब रक्त और लौह की नीति के आरंभ पे, मतलब सीधी सी बात है, युद्ध की नीति के बल पे ही होगा। तो ठीक है, फिर देखिए इसमें क्या होता है कि ये एकीकरण के विरोधी कौन कौन है। अभी इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, ये सब जर्मनी के एकीकरण के विरोधी हैं, क्योंकि जर्मनी का इलाका बहुत बड़ा है, प्रसा से लेके और साउथ के पॉइंट तक, जो राइनलैंड वाला मध्य इलाका है और साउथ तक जो है पूरा बड़ा इलाका है। अगर इसका एकीकरण हो जाएगा तो वो इन देशों पर भी भारी पड़ जाता है, इसलिए ये भी इसका विरोध कर रहे हैं, और छोटे छोटे शासक वहां के विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सत्ता छिन जाएगी इसके डर से। तो फिर अब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम बचा है, एकीकरण संभव तभी होगा तब युद्ध करना होगा। ठीक है, तो युद्ध की वो पूरी अपनी तैयारी कर रहा है। अच्छा, उसका सपोर्ट कौन कर रहा है यहाँ पर, प्रस्ता का सम्राट है जो विलियम प्रथम, वो बिस्मार्क की नीतियों से पूरा मतलब सहयोगी बना हुआ है कि हाँ वो क्योंकि ये चांसलर है जर्मन का बिस्मार्क, और ये जो सम्राट है, तो यहाँ का सम्राट चाहता है कि जो प्रशा के आगे चलने पर ही पूरे जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए, और रक्त और लौह की नीति के पक्ष में है ये। ठीक है, तो अब यहाँ ये हो गई रक्त और लौह की नीति। अब हम लोग देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण, अब यहाँ से होता है खेला स्टार्ट। ठीक है, तो देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण कैसे स्टार्ट हुआ। तो इसका प्रथम चरण हुआ है डेनमार्क के साथ युद्ध। देखिए अब हम इसको मैप के माध्यम से समझते जाएंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी आसानी से समझ में आ जाएंगी। पॉइंट नीचे देख लेंगे, उसके बाद फिर ऊपर जाके मैप देखते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर दो आपको क्षेत्र देखेंगे, एक ये हॉलस्टीन है ना, हॉलस्टीन है ये यहाँ पर, और एक ये है डेनमार्क के इलाके में ये लोग आते हैं। दो दो क्षेत्र हैं, स्लेशविग और हॉलस्टीन। सेलेस और हॉलस्टीन की जनता यहाँ पर विरोध करती है, वहाँ के जो राजा हैं, जो रानी हैं सॉरी वहाँ की, उसी के विरोध में, और वहाँ की नीतियों से वो परेशान होकर प्रयोग करते हैं। और जर्मनी का एकीकरण करने के लिए देखिए अब यहाँ पर बिस्मार्क तो तैयार बैठा ही है, लेकिन अब वो कैसे ऑस्ट्रिया से डायरेक्ट तो जाके लड़ नहीं सकता, अगर डायरेक्ट लड़ेगा तो मतलब एक क्या मोरल सपोर्ट तो मिलेगा ही नहीं आसपास के देशों का, तो उसको चाहिए कि कोई बहाना मिले और मैं ऑस्ट्रिया से युद्ध करूं, और डायरेक्ट युद्ध ना हो। ये अभी मतलब चाह रहा है कि मैं कहीं ना कहीं अपना पहले एक बार देख लूं
कहीं अपने आप को साबित कर लूँ, तब जाके ऑस्ट्रिया से लड़ा जाए। जैसे मतलब चाह रहा है वो कि प्री हो जाए पहले, फिर मेंस में कूदूँ या इंटरव्यू में कूदूँ। तो प्री के माध्यम से वो देखता है कि जैसे ही डेनमार्क में वहाँ की जनता वहाँ की रानी के विरोध में जो करती है, विरोध करती है वहाँ की जनता, तो वो वहाँ पहुँचता है। किस किस माध्यम से पहुँचता है, देखिए स्लेस्विग और हॉलस्टीन। यहाँ की दिक्कत क्या है कि स्लेस्विग में दो जाति रह रही हैं, जर्मन और डेन जाति दोनों रह रही हैं, और हॉलस्टीन में सिर्फ रहती है जर्मन जाति। अब देखिए यहाँ से क्या क्या दिमाग लगाएगा बिस्मार्क कि डेनमार्क का राजा जैसे ही वहाँ की जनता वहाँ हटाएगी, ठीक है, यहाँ की रानी को, तो वहाँ ये अपना हस्तक्षेप करेगा बिस्मार्क, और डेनमार्क के राजा इन क्षेत्रों पर नया संविधान लागू कर देंगे। ठीक है, नया संविधान लागू करने पर जनता इसका विरोध करेगी, और उसके बाद बिस्मार्क ऑस्ट्रेलिया के साथ संधि कर इन क्षेत्रों पर युद्ध करेगा। देखिए पहले उसने ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट लड़ाई नहीं दी, गैस्टाइन की संधि की। गैस्टाइन की संधि जब वो 1865 में करेगा, और ऑस्ट्रिया के साथ, और ऑस्ट्रिया से कहेगा कि वहाँ की जनता परेशान है वहाँ के राजा के माध्यम से, तो उसको हरा देना चाहिए, तो ऑस्ट्रिया उसके साथ हो जाता है। ऑस्ट्रिया उसकी नीति को समझ नहीं पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बिस्मार्क अपनी रणनीति तैयार कर रहा है कि पहले ऑस्ट्रिया को यहाँ लाया जाएगा, और ये दोनों क्षेत्रों को वो कैसे, देखिए आगे देखते हैं। तो गैस्टाइन की संधि में ये हुआ कि प्रसा जो है स्लेस्विग ले लेगा, और ऑस्ट्रिया हॉलस्टीन ले लेगा। अब देखिए हमने पहले ही देख लिया कि स्लेस्विग में जर्मन और डेन दोनों जातियां रह रही हैं, और हॉलस्टीन में जो है सिर्फ जर्मन जाति रह रही है। तो अब क्या दिक्कत आएगी यहाँ पे, दिक्कत ये आएगी कि जब हॉलस्टीन को ये दे दिया जाएगा, हॉलस्टीन वाला ये है हॉलस्टीन, देखिए तो ये प्रसा के क्षेत्र से तो लग ही रहा है ना, और श्लेसबर्ग ये थोड़ा दूर है, तो श्लेसबर्ग ले लेगा यहाँ पे जर्मनी, और हॉलस्टीन दे देगा वो ऑस्ट्रिया को। और हॉलस्टीन में सिर्फ और सिर्फ जर्मन जाति रह रही है। अभी ऑस्ट्रिया को समझ नहीं आ रहा है इस संधि के माध्यम से, लेकिन वो बाद में समझेगा। जैसे ये संधि खत्म होगी और वहां पर जर्मन जाति ज्यादा हो जाएगी, तो जर्मन जाति इसका विरोध करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, जर्मन जाति के लोग विरोध करेंगे, और इनके बीच, दोनों के बीच युद्ध जैसी भूमि बनेगी। तो इसका अब दूसरा फेज स्टार्ट होता है। दूसरे फेज में क्या होगा, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होगा 1866 में। क्या होगा, वही रीजन रहा हॉलस्टीन वाला। हॉलस्टीन जर्मन जाति का होने के कारण उसकी सिंपैथी जो है बढ़ रही है जर्मन, मतलब प्रसा की ओर। तो ये देख के ऑस्ट्रिया परेशान हो गया कि ये तो यार गलत हुआ, है ना, जो गैस्टाइन की संधि हुई उसमें तो हम हार हार मतलब कुछ हाथ ही नहीं लगा एक तरीके से देखा जाए। तो वो कर देता है प्रशा पर युद्ध की घोषणा कर देता है। ठीक है, जब तक प्रशा क्या करता है, तो रूस, फ्रांस, पीडमोंट और सार्डिनिया से अपनी संधि कर लेता है। कैसे करता है, देखिए रूस से जब क्रीमिया का युद्ध हुआ टर्की का, और यहाँ से इंग्लैंड, फ्रांस और सार्डिनिया अपनी सेना लेकर वहां गए, लेकिन प्रसा नहीं गया। प्रसा ने क्या है वहां पर तटस्थ अपने आप को बनाए रखा, तो रूस का झुकाव इसकी ओर हो गया। दूसरा रीजन ये रहा कि पोलैंड पर जब रूस का आक्रमण हुआ, तो देखिए पोलैंड जो है बिल्कुल जर्मनी के नजदीक है, ये है पोलैंड, ये जर्मनी है और ये वाला इलाका है पोलैंड। तो पोलैंड पर जब रूस ने आक्रमण किया, तब भी प्रशा बिल्कुल शांत बैठा रहा। क्यों बैठा रहा भाई, वो इसलिए बैठा रहा कि वो जानता था कि बेवजह किसी से टकराना नहीं है, और वो भी चाह रहा था कि जो यहाँ पर पोलैंड है वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जब पोलैंड हार गया रूस से, और प्रशा अपने आप को तटस्थ बनाए रखा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रूस का जो सिंपैथी है वो प्रशा के साथ जुड़ गई कि ये दोनों जगह शांत रहा, तो रूस इसके साथ आ गया। ठीक है, रूस से इसकी संधि हो गई, शांति संधि हुई। क्या हुई कि हमारी अगर किसी से लड़ाई होती है, मतलब ऑस्ट्रिया से, तो आप हस्तक्षेप नहीं करोगे। फ्रांस से क्या हुआ, फ्रांस से भी इसने यही संधि कर ली, और पीडमोंट और सार्डिनिया से तो हो ही गया था। पीडमोंट और सार्डिनिया से तो ये संधि हुई थी कि अगर हम जीते, मतलब प्रसा जीता, तो आपको वेनेशिया दिया जाएगा, जो लोम्बार्डी और वेनेशिया का इलाका ऑस्ट्रिया के पास था, इटली का। तो ये इटली से भी हो गई। ठीक है, अब प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य 7 सप्ताह का युद्ध चला, और ये युद्ध जो है ऑस्ट्रिया हार गया, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कोई भी देश ने हस्तक्षेप नहीं किया, और इनके बीच सेडोवा का युद्ध हुआ। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई और प्राग की संधि हुई। ठीक है, प्राग की संधि में क्या हुआ, प्राग की संधि में ये समझौता हुआ इनके बीच कि जर्मनी के जो उत्तरी राज्य हैं वो अब स्वतंत्र कर दिए जाएंगे। देखिए लड़ाई हुई सिर्फ एक रीजन को लेके, जो कि मतलब डेनमार्क वाले जो 2 एरिया थे उनको लेकर स्टार्ट हुई लड़ाई, लेकिन बिस्मार्क ने कैसी अपनी कूटनीति के दम पर प्राग की संधि के माध्यम से अपने नॉर्थ के जो 21 एरिया हैं वो स्वतंत्र करवा लिए ऑस्ट्रिया से। ठीक है, और वेनेशिया
जो कि उसने इटली से सौदा किया था कि जैसे ही आप हमारे साथ आओगे, हमारे साथ युद्ध लड़ोगे, सेडोवा के युद्ध में वो आया, इटली की सेना वहां पर आई और युद्ध साथ में ली, और युद्ध जैसे ही जर्मनी जीता तो उसने वहां वेनेशिया को स्वतंत्र करवा दिया। तो यहाँ से नॉर्थ में भी झटका लगा ऑस्ट्रिया को और साउथ में, लेकिन देखिए संधि कर ली, लेकिन उसने कोई जबरदस्ती नहीं की, बहुत मतलब कह सकते अपमानित संधि नहीं की, और बहुत ज्यादा उस पर चीजें नहीं थोपी, क्योंकि उसको पता था कि ऑस्ट्रिया अभी भी इतना पावरफुल है, अगर कोई संधि इस पे ऐसी चुभ गई बहुत ज्यादा, बहुत आराम से उसने संधि कर ली, अगर चुभ गई संधि तो फिर ये प्रसा के लिए हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि प्रसा का अभी बहुत सा क्षेत्र अभी भी मुक्त नहीं है और उसका एकीकरण नहीं हुआ है। तो ऐसे उसका सेकंड फेज खत्म हुआ। फिर होता है थर्ड फेज। थर्ड फेज क्या है? प्रशा और फ्रांस के बीच। देखिए क्या हुआ, पहला जब फेज चला और सेकंड फेज भी जब चला, सेकंड फेज में फ्रांस से उसने शांति समझौता किया बिस्मार्क ने, और जब ऑस्ट्रिया से सेडोवा का युद्ध हुआ तो फ्रांस शांत बैठा रहा, और जब ऑस्ट्रिया हार गया तो उसके साथ संधि हो गई बिस्मार्क की, ठीक है। इसके बाद नेपोलियन थर्ड यहाँ का फ्रांस का जो वो है अभी राजतंत्र ही वहां पर चल रहा था, क्योंकि बैठा दिया गया था उस पर, तो वो उसकी अब बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है कि फ्रांस इतना पावरफुल भी था, लेकिन फिर भी वो नहीं उतरा यहाँ पर युद्ध में, और कहीं ना कहीं उसने ऑस्ट्रिया का साथ नहीं दिया, तो उसका मतलब बहुत ही हानि हो गई, ठीक है। लोग उसको अपमानित भी करने लगे, तो अब वो भी यहाँ पर दिक्कत में आ जाएगा, और वो कहीं ना कहीं प्रसा से युद्ध करने की सोचने लगेगा, क्योंकि वो चाह रहा था कि अब मेरी शक्ति एक बार देख ले प्रसा, ठीक है। लेकिन बिस्मार्क यहाँ भी तैयार है, उसने डायरेक्ट युद्ध नहीं किया, क्योंकि सेडोवा का युद्ध अभी हो चुका है। अब वो धीरे से उस फिराक में बैठा है कि कोई ना कोई रीजन ऐसा आए कि फ्रांस से युद्ध हो और फ्रांस को मैं हरा के अपना जो है ये जो राइनलैंड वाला एरिया है वो खाली करवा सकूं। तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, यहीं पर इसी समय थर्ड फेज के टाइम पे ही होता है, स्पेन में राज सिंहासन का प्रश्न खड़ा हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द थ्रोन ऑफ स्पेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष होता है। कैसे होता है ये देखते हैं। महारानी इसाबेला यहाँ की महारानी थी स्पेन की, इसको जनता विद्रोह करती है और हटा देती है, क्योंकि उसकी नीतियों से वहाँ की जनता बहुत ज्यादा परेशान थी। और वहीं पर होहेन रोलर्स है, जो होहेन रोलर्स, ये राजकुमार होता है, इसको बिठाते हैं, ठीक है। लियोपोल्ड की नियुक्ति की बात यहाँ पर होती है। तो ये जो होहेन जोलेंसबर्ग था और इसका राजा है लियोपोल्ड, इसकी नियुक्ति की बात जैसे ही होती है तो दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? देखिए ये प्रशा के राजा का संबंधी है, जो सम्राट वहां का है प्रशा का, उसका संबंधी था। तो नेपोलियन थर्ड तो ये मान नहीं सकता था, क्योंकि स्पेन इसके नजदीक था, नीचे ही था, साउथ में, है ना। तो नेपोलियन को हो जाती है आपत्ति। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि कहाँ की बात चल रही है। अभी सबसे पहले फेज में क्या हुआ, यहाँ पर जो है लड़ाई हुई थी डेनमार्क वाली, और डेनमार्क वाली लड़ाई में जर्मनी ने अपना नॉर्थ वाला एरिया पूरा खाली करवा लिया, ठीक है, और प्राग की संधि कर इससे पूरे 21 वाले एरिया मुक्त करवा लिए। और उसके बाद फिर सेकंड फेज में ऑस्ट्रिया यहाँ से वापस हो गया। अब थर्ड फेज में ये तैयारी चल रही है कि वो फ्रांस से कैसे लड़ाई की जाए, फ्रांस से अपना कैसे राइनलैंड वाला एरिया रह जाए। तो ये है देखिए स्पेन। अब स्पेन में जैसे ही राजा को लेके, शासन को लेके युद्ध होगा और यहाँ पर प्रसा के संबंधी को बिठाया जाएगा, तो नेपोलियन फ्रांस में बैठा हुआ है, नेपोलियन थर्ड, तो इसको ये बात जमेगी नहीं, ठीक है। तो वो कहेगा ये वाला इलाका तो मुझसे ज्यादा नजदीक है और इसका संबंधी क्यों बिठाया जाए, तो वो यहाँ पर करता है हस्तक्षेप। और जैसे ही हस्तक्षेप करता है तो यहाँ पे प्रसा को मिल जाता है मौका, और अब वो जो है प्रसा के साथ युद्ध, प्रसा और फ्रांस के साथ युद्ध तय हो जाएगा। कौन सा युद्ध होगा ये होगा भैया आपका सेडान का युद्ध। कल हम लोगों ने देखा था सेडान का युद्ध, जब इटली का एकीकरण हम लोग पढ़ रहे थे तब सेडान का युद्ध भी देखा था। तो सेडान के युद्ध में ये हुआ था कि जो रोम में सेना रखी थी, रोम की सेना वापस बुलानी पड़ेगी नेपोलियन थर्ड को। देखिए भैया कहाँ है रोम आपका, ये है रोम। जब इटली का एकीकरण चल रहा था तो रोम में अभी भी सेना बैठी थी किसकी, फ्रांस की, और रोम का एक, इटली का एकीकरण तो हो गया था लेकिन रोम का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। तो जैसे ही इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ता है, प्रशा के बीच और फ्रांस के बीच, तो फ्रांस अपनी सेना रोम से निकाल के यहाँ बुलाता है सेडान के युद्ध के लिए। और सेडान के युद्ध के लिए जैसे ही सेना यहाँ से निकलती है रोम से, तो रोम पर जनमत संग्रह के दौरान गैरिबाल्डी और काबूल दोनों रोम पर अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं और इटली का एकीकरण संपन्न हो जाता है, ठीक। और सेडान के युद्ध में हारने के बाद यहाँ पर राइनलैंड वाला एरिया भी इससे छूट जाता है फ्रांस से, नेपोलियन थर्ड से।
अब ये वाला इलाका जब छूट जाता है और इस पर जो है युद्ध की नीति बहुत बुरी तरीके से थोप दी जाती है और लोरेन क्षेत्र इससे प्राप्त कर लिया जाता है, अल्सास और लोरेन क्षेत्र। तो अल्सास और लोरेन क्षेत्र का क्या महत्व है यहाँ पर? देखिए, जैसे परसा में लोहा और कोयला ज्यादा है, यहाँ पर भी अल्सास और लोरेन क्षेत्र फ्रांस के पास जो थे वो खनिज से बहुत ज्यादा संपन्न क्षेत्र थे, तो ये क्षेत्र उससे छीन लिए जाते हैं। और ये गलती हो जाती है बिस्मार्क से, क्योंकि बिस्मार्क समझ गया था कि ये क्षेत्र जो हमने छीने हैं ना, एकीकरण तो कंप्लीट हो गया है, एकीकरण में कोई दिक्कत नहीं आई, साउथ वाले और राइनलैंड वाले एरिया एक ही झटके में मिल गए और वहाँ ऑस्ट्रिया भी शांत हो गया, वो सब हो गया। लेकिन जो अल्सास और लॉरेन क्षेत्र हैं, ये आगे दिक्कत बनेंगे बिस्मार्क के लिए, और यहीं से कहीं ना कहीं अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो है बीज बोए जा रहे हैं। वो हम आगे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे तो इस एरिया को और अच्छे से देखेंगे। तो अल्सास और लॉरेन क्षेत्र यहाँ पर छीन लिए गए फ्रांस से और वो एकीकरण हो गया कंप्लीट। अब अल्सास लॉरेन क्षेत्र का विरोध बहुत ज़्यादा आगे मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पर हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। इसके बाद फिर क्या होगा, बिस्मार्क की नीतियाँ जो कल देख लेंगे, और कौन कौन से क्वेश्चन इटली और जर्मनी के एकीकरण को लेकर आए हैं वो भी हम लोग कल देख लेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।